सभी लोग आज 11 का रिवीजन करेंगे। सभी लोग आज 11 का रिवीजन करेंगे। तो हम शुरू से क्वेश्चंस लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें समुच्चय पे हैं, कुछ 4-5 क्वेश्चन है तो इनको तेज़ी से हम रिवाइज करते हैं। पहला है यू इक्वल टू दिया है आपको 1 2 3 4 5। अब तेज़ी से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ए इक्वल टू दिया है 2 4। ए इक्वल टू गिवन है आपका 2, 4 और हमें ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश सिंपली होता है यू माइनस ए, यानी यू में से हम वो हटा देंगे जो ए में है। तो क्या क्या हट जाएगा, 2 हट जाएगा और 4 हट जाएगा। तो बचेंगे आपकी यू की, तो यू की आपके 2 4 को छोड़ के 1 3 5 बचेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस पे था। और दूसरा क्वेश्चन है ए इक्वल टू दिया है आपको 1 3 5 8 7 और बी इक्वल टू गिवन है 2 3 7। तो इसमें पूछा ए माइनस बी, तो इसमें से हमें ए के वो हटा लेने हैं जो बी में, ए के हमें वो एलिमेंट हटा लेने हैं जो बी में है। तो देखिए बचते ए के हैं। ठीक है, तो 2 3 7 अगर इसमें है तो हट जाएंगे, तो सिंपली आपका 3 हट पाएगा और 7 हट पाएगा। और जो यहाँ पे हैं वो हटा लिए जाते हैं, ए में से वो हटा दिए जाते हैं जो बी में है, और बचते हमेशा ए के जिससे घटाया जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 3 हट गया, 5 बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 7 भी हट जाएगा, तो 1 5 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में है, थर्ड वन में कह रहा है एक्स बराबर है ए बी सी डी ई और वाई बराबर है डी ई एफ जी और एक्स इंटरसेक्शन वाई पूछा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में हम जो कॉमन होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे भी है, और यहाँ पे और कौन सा कॉमन है, देखिए ई ये है और ई इधर भी है, और कोई एलिमेंट ऐसे नहीं जो दोनों में हो। जो दोनों वाले होते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाती है डी और ई।
तो आप इसी से इसको सिंपली देख सकते हैं। अब अगला है आपका इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो जब समुच्चय लिखा जाता है तो समुच्चय में कुछ क्राइटेरिया ये होते हैं कि कोई भी अवयव 2 बार नहीं लिया जाता है और एक बार सबको लिया जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद में अक्षर तो काफ़ी हैं, लेकिन जब इसका समुच्चय बनाएंगे तो समुच्चय में एक बार सबको ले लेंगे। तो ए आ जाएगा, एल आ जाएगा, एच आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। कोई भी 2 बार नहीं लेंगे तो ये 5 आएंगे। अगर इसके समुच्चय भी पूछे जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन भी बनता है कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से सभी अक्षर लेकर कुल कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए अवयवों की संख्या आपकी कहलाएगी 5। तो उस केस में उपसमुच्चयों की संख्या आपकी अगर बनेगी तो होगी 2 की पावर n से 2 की पावर 5 दैट इज 32। तो उपसमुच्चयों की संख्या आपकी 32 आ जाएगी वहाँ से अगर पूछेगा तो। यहाँ पर सिर्फ समुच्चय भर पूछा था तो आपको एक लेने होते हैं, कोई डबल नहीं करना होता है। और समुच्चय में क्रम का भी कोई मात्र नहीं होता है। जैसे ए एल एच बी डी लिखा है, आप अगर इसको दूसरे क्रम में भी लिख देते हैं, बी एल एच डी किसी भी क्रम में लिख देते हैं, तो उससे भी इसका आंसर आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। किसी भी क्रम में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय 3, 6, 9, 12 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। 3, 6, 9, 12 को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए 3, 6, 9 देखा जाए अगर तो 3, 6, 9, 12, तो इसमें देखिए 3 में आपका 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 का हुआ है, फिर 3 का हुआ है, फिर 4 का हुआ है। तो हम इसको कह सकते हैं कि x से जो वो 3 का मल्टीपल है और किससे छोटा लिया गया है। जो अगला वाला होगा वो 15 होगा, लेकिन 15 नहीं लिया है, तो 15 से छोटा लिया है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कह सकते हैं। ये आपका रोस्टर में दिया है। तो समुच्चय निर्माण विधि इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखने के लिए बस सीधा थ्योरेटिकल में लिखा जाएगा। एक समुच्चय ए है जो x है और x क्या है, नेचुरल नंबर है और 3 का गुणक है, ठीक है। x क्या है, 3 का गुणक और 15 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे अगला वाला 15 ही होगा। तो x लेस देन हम कह सकते हैं 15, क्योंकि अगला गुणक क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। एक तरीका ये है, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, a = 3x वेयर और x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4। ये भी कह सकते हैं कि a की वैल्यू 3x, जहाँ x है आपका 1, 2, 3, 4। तो अगर हम 1, 2, 3, 4 रखेंगे x की जगह पे, तो x या 3x या 3n वेयर n = 1, 2, 3 हो जाएगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों केस में दोनों आपके सही माने जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अगले पार्ट में है, कह रहा है सार्वत्रिक समुच्चय U का पूरक समुच्चय ज्ञात करो। पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय होता है कम्प्लीमेंट्री सेट, और कम्प्लीमेंट्री सेट को हम बोलते हैं डैश से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय हमें निकालना होगा, ठीक है। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय, कम्प्लीमेंट्री सेट ऑफ एनी सेट। जैसे a का पूरक समुच्चय हमें निकालना हो तो इसको हम व्यक्त करते हैं a की पावर c या a डैश से, और ये इक्वल टू होता है u - a। ये जनरल इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगर u का ही पूछा गया है तब क्या होगा, देखिए a की जगह पे अगर u का ही पूरक समुच्चय पूछा गया है तो a की जगह अब u आएगा, u का पूरक समुच्चय u डैश। तो u तो इस सूत्र में नहीं आना है, तो सूत्र होता है u - a। अब a की जगह भी क्या आ जाएगा, u। तो u में से जब u सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, 5। तो सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, नल सेट, मतलब जिसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं, ठीक है, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो u का डैश इक्वल टू हो जाएगा 5, या कहते हैं u का पूरक समुच्चय हो जाएगा रिक्त समुच्चय। चलिए आगे चलते हैं। समीकरण x² + x - 2 का हल रोस्टर रूप में लिखो, ठीक है। तो पहले रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सीधे एलिमेंट की वैल्यू लिखी जाती है। तो सीधे इसको हल कर लेते हैं। देखिए हमें इक्वेशन क्या दी है, x² + x - 2। इसके हल को रोस्टर में लिखना है, तो पहले इसे हल कर लीजिए। इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2 में से 1 घटा देंगे
तो देखिए फैक्टर इसके हो जाएंगे x + 2 कॉमन लेंगे फिर, तो x - 1 x + 2, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे x = 1 एंड -2। तो इसको हम सेट ए मान लेते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में इसमें लिख दिया जाएगा 1, -2, ये रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है समुच्चय A समुच्चय दिया x और x रियल है और -4 से बड़ा 6 से छोटा है को अंतराल रूप में लिखना है। मतलब x हमें दिया है रेंज के रूप में यहाँ, तो ये आपने जो इंटरवल पढ़े हैं, मतलब x की सीधा हमें समुच्चय रूप में x दिया है। x समुच्चय कोई समुच्चय है जिसका मान x है और x रियल है और x की वैल्यू -4 से बड़ी और 6 से छोटी है, 6 के बराबर है। इसको कह रहा है अंतराल रूप में लिखिए। तो अंतराल रूप का मतलब है x बिलोंग्स टू सीधे ब्रैकेट के फॉर्म में, तो -4 से 6 तक वैल्यू है, रियल नंबर है तो सारी वैल्यू आएंगी। तो -4 से 6 पे आएगा क्लोज क्योंकि 6 पे इक्वल लगा है और -4 पे ओपन आएगा। तो ये पूरा आपका इंटरवल वाले पे बेस्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है A = 2 4 6 8 है, B = 6 8 12। ए यूनियन बी पूछा है, तो यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन में सब लिए जाते हैं और कोई 2 बार नहीं लिया जाता है, तो आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। डी मॉर्गन नियम में ये 2 रूल लिखे हैं। एक है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा ए डैश यूनियन बी डैश। इसको आप जो सेट निरूपित करने की जो विधि होती है उस आधार पर ही प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो मैं उससे भी आपको ये दोनों रूल थे समझा देता हूँ। जो आपका वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम में ये क्वेश्चन भी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को वेन आरेख में दिखाइए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर वेन आरेख के बारे में आपको और बता देता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखिए हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। तो हमें 3 समुच्चय लेने होंगे वेन डायग्राम में, देखिए, और तीनों इस तरह लेंगे कि कोई ना कोई पार्ट इनमें कॉमन रहे, ठीक है। तो ये ले लिया हमने। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, पहले ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी भर तो इतना होगा, ये पूरा ये इंटरसेक्शन बी हो गया, और इसका सी के साथ हमें यूनियन लेना। जब सी के साथ यूनियन लेंगे तो कोई पार्ट 2 बार नहीं आएगा और सब लिया जाएगा। तो मैं अब अगले वाले पार्ट में तीनों बना देता हूँ। देखिए अब मुझे बनाना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो देखिए ये ए था, ये बी था और ये सी था। अब ए इंटरसेक्शन बी तो ये था ही, इसका हमें सी के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। जब हम सी के साथ इसका यूनियन लेंगे तो सी वाला पार्ट भी हमारे में जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका पूरा, ये पूरा फिगर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। या इसी में अगर मैं दिखाऊं, वहाँ पे मैंने फोटो के नीचे लिख दिया है, ये और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट कहलाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं अलग अलग अगर इनको दिखाना चाहूँ तो अलग अलग भी देखिए आप समझ सकते हैं। मैं तेज़ी से आपको एक बार बता देता हूँ क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। चलिए ये बता देता हूँ वेन आरेख, ठीक है। इसमें मैं पहले आपको 2 लेके समझा देता हूँ। कोई 2 समुच्चय, सबसे पहले तो वेन आरेख का मतलब जो ये आयत बना होता है,
तो ये पूरा 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 आयत शो करता है यू को, और यू के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट लिए जाते हैं, कोई ना कोई समुच्चय लिए जाते हैं। मैंने दो समुच्चय लिए हैं, ए और बी। तो ये ए और बी मैंने कुछ पार्ट इसमें कॉमन लिया है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी दिखाऊं तो ये पार्ट कहलाएगा। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी दो के लिए, और दो मैंने फिर से लिए। अब मुझे मान लीजिए दिखाना ए यूनियन बी, तो ये होगा आपका ए यूनियन बी। दोनों आ जाएंगे, कोई दो बार नहीं आएगा। फिर है आपका ए डैश अगर दिखाना है, तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। तो मैं यू में से क्या हटा दूंगा, ए हटा दूंगा। तो यहाँ पे एक ही लिया जाएगा। मैं क्योंकि ए डैश वर्ग मुझे दिखाना है, तो ए को हटा के यू में से क्या हट जाएगा, ए। तो यू ए डैश आपका कहलाएगा ये, ठीक है। इसी तरह अगर दो भी हैं तो दो में भी बना दिया जाएगा। मान लीजिए दो भी होते और उसमें हमें ए डैश दिखाना होता, तो ये आपका बी है, ये ए। मान लीजिए यहीं पे हमें ए डैश दिखाना होता, तो वो भी यू माइनस ए ही होता, और उसको हम फिर ए को छोड़ के जो बाकी होते उनको ले लेते। इस तरह ये भी बन जाता, ठीक है। इसी तरह कभी कभी पूछता है कि ए यूनियन बी का डैश, तो इसका मतलब होगा यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यू में से क्या हट जाएगा, ए यूनियन बी हटा देंगे, तो इसका डैश आ जाएगा। तो देखिए इसको भी अगर मैं दिखाऊं, तो ये ए और बी हो गए, और ये आपका ए यूनियन बी का डैश मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो ए यूनियन बी जो भी पार्ट है वो पूरा हट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ए यूनियन बी का डैश, यानी ए और बी दोनों हट जाएंगे इस तरह। और इंटरसेक्शन पार्ट में आपने देख लिया, कॉमन में दोनों लिए जाते हैं। तीन तीन में इसी तरह होगा। तो वेन डायग्राम में आपका इस तरह से इनको रिपीट किया जाता है। तीन के लिए, दो के लिए एक जनरल फार्मूला वही होता है कार्डिनलिटी के लिए। अगर संख्या की बात हो रही है, यानी ए और एन ए क्या होता है, एन ए होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, एन बी होता है समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, और एन ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, और एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या। तो यूनियन इंटरसेक्शन की मतलब की अगर हम बात करें, तो यूनियन का मतलब होता है जो ए में हो, जो ए में हो या बी में हो, उसको ले लिया जाता है। तो ये होता है ए या बी में, इसमें यह आता है और इसमें आता है ए और बी। ये जरूर ध्यान रखेंगे। अगर इंटरसेक्शन लगा है तो और शब्द आएगा, और यूनियन में यह आएगा। तो ये यहाँ से कार्डिनलिटी का फॉर्मूला बनता है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है। तो इसमें देखिए संबंध फलन में आपको संबंध फलन में किरमित युग्म होता है। तो किरमित युग्म में अगर दो किरमित युग्म बराबर हैं तो उनके पहले पहले और दूसरे दूसरे अवयव भी अलग अलग बराबर होते हैं। ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संबंध फलन के क्वेश्चन है, सीधे हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। ये दो किरमित युग्म बराबर दिए हैं, तो कह रहे हैं ए और बी के मान क्या होंगे। तो इनके देखिए पहले पहले वाले और दूसरे दूसरे वाले एलिमेंट सिंपली बराबर होंगे। मतलब ए बाई 4 बराबर हो जाएगा 0 के, और ए माइनस 2b बराबर हो जाएगा 6 प्लस बी के। यहाँ से ए इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इधर ए इक्वल टू 0 रख के भी फाइंड कर लेंगे। ए देखिए 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 0 माइनस 2b इक्वल टू 6 प्लस बी। बी को यहाँ लाएंगे तो माइनस 3b इक्वल टू 6, फिर भाग दे देंगे तो b आ जाएगा -2, तो 0 -2 वैल्यू आ जाएंगे। अब अगला है कार्तीय गुणा होता है। कार्तीय गुणा में भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि किसी समुच्चय ए में अगर p अवयव है, किसी समुच्चय b में अगर q अवयव है, तो a गुणा b में अवयवों की संख्या क्या होती है, pq। ये तो संख्या की बात हो गई। और इसमें होता क्या है, इसमें प्रत्येक अवयव की एक दूसरे से पैरिंग होती है, और पहले वाले में आता है पहले वाले के अवयव, दूसरे में दूसरे वाले के अवयव आते हैं। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ए दिया है a, b, c, यानी ये संख्या की बात करें तो 3 है इसमें अवयव, और इसमें है 1 2। तो इतना तो हमें पता है कि a गुणा b में 6 अवयव आएंगे, क्योंकि इसके 3 अवयव हैं, इसके 2 हैं, तो 6 पेयर हमें मिलेंगे। और गुणा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये सिंपल होता है, पेयरिंग कर दी जाती है 2 2 की। a का मल्टीप्लाई सबसे होगा तो a1 a2, फिर b1 b2, 2 2 की पेयर बनेंगे, फिर हो जाएगा आपका c1 और c2। इस तरह से 6 पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये गुणा हो जाता है। अगला है क्वेश्चन की यदि a बराबर है 2 3 4 5, y बराबर है x बराबर है 2 3 4 5, y बराबर है 3 6 7 10, और संबंध r इस
से परिभाषित है और x y से विभाजित है, x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, देन r क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एक रिलेशन बना के लिखना है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है x बराबर है 2 3 4, x बराबर 2 3 4 5, इतने एलिमेंट हमें दिए हैं और y में एलिमेंट दिए गए हैं 3 6 7 10। इसमें कितनी है 3 6 7 10, ठीक है। x और y की हमें वैल्यू दी गई है, x में है 2 3 4 5 और y में दी है 3 6 7 10। अब हमें x से y में x y से विभाजित है, मतलब x y से x की जो भी वैल्यू है वो y से कट जानी चाहिए। दैट मीन्स x y से विभाजित है का मतलब है कि x बटे y की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, तभी तो विभाजित होगा। कह रहा x की जो भी x है वो y से कट जाता है, y से विभाजित है। दैट मीन्स x बटे y क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है, यह पूर्णांक आना चाहिए। और x हमें किससे लेना है, x लेना है x से और y लेना है y से, ठीक है, ये सिंपल है। तो चलिए अब हमें यहाँ के आधार पे हमें रिलेशन लिखना है। तो r बराबर देखिए सबसे पहले हमें लेना तो x y ही है। तो देखिए x क्या लें, x अगर हम 2 लेते हैं, रिलेशन है x से, अच्छा मैंने उल्टा सोच लिया, x से y विभाजित है, मैंने समझ लिया कि x y से विभाजित है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पे थोड़ा चेंज करना होगा, मैंने जस्ट उल्टा ले लिया। मैंने ये पढ़ लिया था कि x y से विभाजित है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, x से y विभाजित है, y कट रहा है, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। दैट मीन्स y अपॉन x क्या होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा। मैंने पढ़ने में थोड़ा जल्दबाजी कर दी, यानी y हमारा जो भी y है वो x से कटना चाहिए, ठीक है। तो हम y को पहले चूज करते हैं। y अगर हम देखिए, जैसे y हम लेते हैं 3, y अगर हम 3 लेते हैं तो x को हम क्या क्या ले सकते हैं, देखिए यदि यहीं पे रख के देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। यदि y बराबर 3 है यहाँ पे, तो 3 बटे x हो जाएगा। अब हम x की वैल्यू क्या लें कि ये कट जाए, तो देखिए x में 2 3 4 5 ये ही है, तो x की वैल्यू हम एक ही ले सकते हैं 3 बार। तो जब y 3 ले रहे हैं तो इसकी संगत में हमें एक एलिमेंट मिल रहा है 3, क्रम फिर बाद में आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, y की अगली वैल्यू चुनते हैं, y इक्वल टू 6, क्योंकि x अपॉन y क्या होना चाहिए, पूर्णांक। y अगर हम 6 लेते हैं तो x देखिए क्या क्या हो सकता है, x में हम क्या क्या दे सकते हैं, 2 3 4 5, तो x 2 भी यहाँ डाला जा सकता है, 3 भी आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जब x 2 है तो y 6 हो सकता है, जब x 3 है तो भी y 6 हो सकता है। 2 एलिमेंट यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अब अगला y चुनते हैं, अगला y है आपका 7। अगर हम y को 7 लेते हैं, देखिए तो ये 7 बटे x होगा। अब हम x यहाँ कुछ भी ले, कटेगा नहीं। देखिए 2 3 4 5 में से 2 3 4 5 में से आप कुछ भी लेते हैं तो 7 बटे 2 7 बटे 3 7 बटे 4 7 बटे 5 ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ये किसी से पेयर नहीं हो पाएगा, यहाँ 7 नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं 10 पे, तो y जब 10 होगा, y बराबर 10 लेंगे तो x क्या क्या दे सकते हैं, y बटे x है ये, तो x की वैल्यू देखिए हम 2 दे सकते हैं, x की वैल्यू 3 नहीं दे पाएंगे, 4 भी नहीं दे पाएंगे, 5 दे पाएंगे। तो एक हो जाएगा 2 10 और एक हो जाएगा 5 10। हमें लिखना पहले x के है ना, तो एक हो जाएगा 5 10। इस तरह से ये अब मिलेंगे 1 2 3 4 5, ये इन्होंने दिए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान देना है। देखिए यहाँ साफ साफ दिया है x से y विभाजित है, मतलब कौन कट रहा है, y। दैट मीन्स y अपॉन x क्या है, पूर्णांक। विभाजित का मतलब है कि y में x का भाग दें तो कट जाना चाहिए, ये शर्त थी यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ें।
संबंध फलन में ये आपका एक्स वाई विभाजित वाला हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं। देखिए अगला है, एक बचा है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 3, 4, 5 और ए गुणा बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो ये तो सिंपली है। देखिए अभी मैंने बात की थी कि यदि ए में पी अवयव है और बी में क्यू अवयव है तो ए गुणा बी में पी क्यू अवयव होते हैं। तो देखिए ए गुणा बी में 9 है, ए में 3 है, तो बी में ऑब्वियसली कितने होंगे? 3 होंगे, ठीक है, या ए में 3 होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए गुणा बी में अवयवों की संख्या 3 गुणा 3 9 हो जाएगी। ए में 3 दी है और बी में कितने अवयव है? बी में इन्होंने वैल्यू दे दी है, तो अवयव हम सिंपली गिन लेंगे। अवयवों की संख्या है 3, 4, 5, 3 है, ठीक है। तो 3 गुणा 3 9 अवयव ए गुणा बी में आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फलन के कुछ और सवालों में। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला है। देखिए यदि समुच्चय ए में और बी में परिमित अवयवों की संख्या पी एम व एन है, समुच्चय ए से बी में कुल संबंधों की संख्या है। मतलब मैं सीधे सीधे बात करूं कि कोई समुच्चय ए है, इसमें अवयवों की संख्या एम है, और एक समुच्चय आपका बी है, इसमें अवयवों की संख्या एन। ये ए है, ये बी है, इसमें एम अवयव है और इसमें एन अवयव है। अब कह रहा है कि ए से बी में कुल कितने रिलेशंस बनेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए टू बी। तो देखिए ए को हम कितनी प्रकार से मिला सकते हैं? ए को हम एन प्रकार से यहाँ किसी से मर्ज कर सकते हैं, ये सब रिलेशन होंगे। तो इसका सीधा फॉर्मूला बनता है आपका, पहले तो हम उपसमुच्चय निकालते हैं, फिर वो उपसमुच्चय हमें मिलते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर m के हिसाब से हम उपसमुच्चय निकालेंगे तो 2 की पावर m बनेंगे, और उस पर भी उसके भी अगर हम 2 की पावर m के अवयव मान के उपसमुच्चय निकालेंगे तो इसमें m पावर लगेगी। या सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m है। इसे याद रखेंगे। जैसे इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समुच्चय ए में एन ए में मान लीजिए 2 अवयव हैं और किसी समुच्चय बी में 3 अवयव, तब ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आ सकता है। किसी समुच्चय ए में 2 अवयव हैं, किसी समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, तब ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या क्या होगी? तो इससे ए से बी में बनने वाले कुल संबंधों की संख्या हो जाएगी आपकी 2 की पावर एम एन के हिसाब से 2 की पावर 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर 6 दैट इज 64। इस तरह यहाँ से आसानी से आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है। अगले एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स बराबर है रूट एक्स। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित 2 फलन है। तो कह रहे हैं एफ माइनस जी ऑफ एक्स का मान ज्ञात करिए। तो ये देखिए सिंपली फंक्शंस के नोटेशंस पे है। तो फंक्शंस के नोटेशंस को यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फंक्शंस के नोटेशंस में सिंपली देखिए फंक्शंस का नोटेशन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। कभी कभी इस तरह लिखा होता है एफ सच दैट ए टू बी, और एफ एक्स इक्वल टू समथिंग कोई फंक्शन है, मान लीजिए यहीं पे मैं दे दूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ तो खैर इस चीज़ की बात नहीं हो रही है। तो ये जो दिया होता है ये इसकी डोमेन होती है फंक्शन की, और डोमेन का मतलब होता है, डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। एक नाम इसका होता है प्रभाव क्षेत्र, और अंग्रेजी वाला नाम डोमेन हो गया। डोमेन, प्रांत, प्रभाव क्षेत्र एक ही चीज़ें हैं। या सीधे सीधे कह सकते हैं एक्स के मान, एक्स के वह मान जहाँ पे फलन परिभाषित हो, प्रभाव क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा होता है ये होता है कोडोमेन। ये रेंज नहीं है, ध्यान देंगे, ये कोडोमेन है। इस हिंदी में से बोलते हैं सहप्रांत। और कोडोमेन ही जब रेंज के इक्वल हो जाती है तब फलन आपका होता है आच्छादक, जो आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंपली नोटेशन की बात की गई है। तो नोटेशन में एफ एक्स बराबर एक्स दिया है, एक फंक्शन जी एक्स दिया है रूट एक्स, ठीक है। और कह रहा है ऋणात्मक संख्याओं के लिए परिभाषित है। ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो इसकी डोमेन आर होती है और इसकी डोमेन होती है आर पॉजिटिव, इसलिए उसने नेगेटिव संख्याएं छोड़ी हैं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का मतलब जो संख्याएं ऋण से इतर है, ऋणोत्तर का मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इन दोनों के लिए ऑपरेशन इसने पूछा है एफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स। यहाँ दोनों की वैल्यू रख दी जाती है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है और जी एक्स की एक्स स्क्वायर है। तो ये ऑपरेशन आपका हर जगह वैलिड है। तो मैं जो इसमें बाकी ऑपरेशंस भी होते हैं
कोई बता देता हूँ। बाकी ऑपरेशंस में जैसे लिखा हो एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये दोनों वैलिड है। एफ जी ऑफ एक्स, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, इसका मतलब होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन सब जगह वैलिड होता है, तो और बाकी फिर इसकी वैल्यू रख दी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वास्तविक संख्याओं के फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत, प्रांत मतलब प्रभाव क्षेत्र या डोमेन, वो हमें ज्ञात करना है। और इसमें चलिए मैं डोमेन में कुछ तेज़ी से बात कर लेता हूँ और आपको कुछ उदाहरण भी दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक बहुपद फलन चाहे वह जितने घात का हो, प्रत्येक बहुपद फलन का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र या डोमेन सदैव आर होता है, सदैव माइनस अनंत से अनंत या आर होता है, ऐसा हम जनरलाइज करके कह सकते हैं। दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर भी कह सकते हैं इसे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस फॉर्म का कोई फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एन पावर का बहुपद हो। एन पावर का बहुपद क्या होता है, एक्स ए जीरो एक्स सी पावर एन, ए वन एक्स सी पावर एन माइनस वन प्लस ए एन, इस रूप का, यानी कितने भी पावर का बहुपद हो, अगर वो बहुपद है, उसकी घात कुछ भी हो। बहुपद की डेफिनेशन आप वाली बात ही जानते भी हैं, बस घात उसकी धन पूर्णांक होना चाहिए। अगर फलन बहुपद के रूप में दिया है, इस फॉर्म में है, तो उसका प्रांत आर हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। आर का मतलब माइनस अनंत से अनंत लिख दें या आर लिख दें, तो दोनों चलेंगे, सभी वास्तविक संख्याएं। प्रांत पूछे या प्रभाव क्षेत्र कहे, एक ही चीज़ है, और या आपका डोमेन कहे, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। कितनी भी घात का बहुपद हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 3 घात का बहुपद है, पर्टिकुलर है, बाकी टर्म ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर बहुपद को फॉलो कर रहा है तो उसका प्रभाव क्षेत्र आर हो जाएगा, अच्छे से ध्यान रखेंगे। एफ एक्स बराबर 3 माइनस 2x, ये भी एक घात का बहुपद है, इसका प्रभाव क्षेत्र भी आर होगा। एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये भी 2 घात का बहुपद है, अचर टर्म ना भी हो या हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्रभाव क्षेत्र आर ही रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी 2 घात का बहुपद है, इसका प्रभाव क्षेत्र आर होगा, तो इसको जरूर याद रखेंगे। और अगर हमें इन्हीं में मॉड लगा दें तो प्रभाव क्षेत्र में कोई अंतर नहीं आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि आपको मान लीजिए पता चल गया कि ये बहुपद है, इसका प्रभाव क्षेत्र आर होता है, अब मान लीजिए इसमें मॉड लगा के दे दिया, तो मैं यहाँ से एक जनरलाइजेशन कह सकता हूँ कि यदि एफ एक्स का प्रांत, कोई भी फलन हो, एफ एक्स का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र, एफ एक्स का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र अगर आर है, तो मॉड एफ एक्स का भी आर होगा। तब यदि एफ एक्स का प्रांत या प्रभाव क्षेत्र आर है, तब मॉड एफ एक्स का भी आर होगा और सदैव होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए आ जाता है, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड, तो बिल्कुल इसका प्रभाव क्षेत्र आप क्या बोल देंगे, आर, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये घात का बहुपद था, इसमें मॉड लगा दिया उन्होंने, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फलन का, जो आपका बहुपद फलन है उसका प्रभाव क्षेत्र। अब कुछ फलन आते हैं जो आपके अंडर रूट एक्स रूप के होते हैं, अंडर रूट एफ एक्स रूप के होते हैं, अंडर रूट के अंदर कोई फलन दिया हो और उनका प्रभाव क्षेत्र पूछा हो, जैसा कि सवाल यहाँ पे आपका है, ठीक है। देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एग्जाम्पल तो फिलहाल कर ही लेते हैं पहले। इसमें पूछा है अंडर रूट ए माइनस एक्स, या 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। यहाँ पर आंसर तो उन्होंने 9 के हिसाब से दिया है, तो चलिए मैं 9 से बता देता हूँ। देखिए उन्होंने पूछा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत, प्रांत मतलब डोमेन या प्रभाव क्षेत्र। तो सिंपली ऐसे केस में जो भी चीज़ रूट के अंदर होती है वो धन होना चाहिए, वहाँ से जो एक्स आएंगे वो प्रांत हो जाएगा। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन। अब यहाँ से जो एक्स आएगा वो प्रभाव क्षेत्र होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो ये अब आपका आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे -3 से 3 दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा -3, एक 3, क्रम से बनाएंगे। अब यहाँ धन ऋण धन,
कैसी वैल्यू लेनी है हमें, यहाँ पे देखिए लेस देन जीरो, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, धन के बाद हमने ऋण से गुणा किया, और ऋण से गुणा करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हमें कैसी वैल्यू लेनी है यहाँ पे, नेगेटिव वाली, तो नेगेटिव वैल्यू ये, तो इसका प्रांत तो आएगा -3 से 3, और ये जो इन्होंने आंसर लिखा है ये आंसर इनका गड़बड़ है, ये काट लीजिए आप, ये इसका डोमेन -3 से 3 ही आएगा और कन्फर्म रहिए। इनफैक्ट मैं तो आपसे ये कहूँगा कि √a² - x², इस फॉर्म का कोई भी फलन हो तो इसकी डोमेन हमेशा आएगी -a से बड़ी और a से छोटी, आप याद रखेंगे, x बिलोंग्स टू -a से a, ये आएगा। यहाँ a का मान कितना था, 3, क्योंकि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3², a का मान 3 होगा, इसलिए आंसर आएगा -3 से 3। मान लीजिए होता 4 - x², तो a की वैल्यू 2 हो जाती, क्योंकि इसे हम लिखते 2², तो -2 से 2 हो जाएगा इसका डोमेन, -2 से 2, तो इसको याद रखेंगे। हम अगर रेंज पूछता है तो रेंज हो जाएगी इसकी 0 से, रेंज में हम वैल्यू इतने के बीच ही रखेंगे। तो मैं परसर इसका निकाल के दिखाई देता हूँ। मान लीजिए हमें यहाँ परसर पूछा होता, तो परसर का मतलब होता है परिभाषित मान। देखिए f(x) बराबर √9 - x² का परिसर, तो ये डिफाइन कहाँ है, ये -3 से 3 में, तो पहले यही वैल्यू रख दीजिए। हम -3 रखें या 3 रखें तो ये 0 आएगा। हम इनके बीच की वैल्यू रख सकते हैं, 0 रखने में क्या आएगा, x बराबर 0 रख सकते हैं क्योंकि डोमेन में है, 0 पे 3 आएगा, और 3 सबसे बड़ी वैल्यू है। 2 रखते हैं अगर, तो 2 रखने में ये 3 से छोटा ही रहेगा, तो इसका परिसर हो जाएगा 0 से 3, और इस तरह ये 0 पे भी क्लोज रहेगा, 3 पे भी क्लोज। इनफैक्ट ये कहा जाए तो इस सर्कल का आधा भाग होता है, ये सर्कल का इतना, ये इसकी रेडियस होती है 3, और ये होता है 3 प्लस का, ये होता है -3, ये ग्राफ होता है इसका। जब आप वृत्त पढ़ेंगे तो चूंकि वृत्त की समीकरण होती है, चलिए मैं थोड़ा सा इस पर बात कर ही लेता हूँ। देखिए वृत्त की समीकरण आपकी होती है x² + y² बराबर a², तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो ये होता है a² - x²। अब मैं यहाँ से y निकालूंगा तो y की 2 वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस 2 वैल्यू आपको दिख रही होंगी, प्लस माइनस √a² - x²। अगर प्लस माइनस दोनों बनाऊँ तो ये पूरा वृत्त ऐसे बनता है। अगर मैं प्लस भर बनाऊंगा, y = प्लस भर ले रहा हूँ, तो y = प्लस वाले में आपका सिर्फ आधा वृत्त आएगा। ये प्लस वाला पार्ट है कितना, ये y बराबर है √+√a² - x²। अगर मैं सिर्फ नीचे वाला भाग ले रहा हूँ तो ये y बराबर √-a² - x²। ये मामला है इसका, ठीक है। तो प्रांत इसका तो -3 से 3 था, और परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगी 0 से 3। वैसे यहाँ पर रेंज इन्होंने नहीं पूछी है। अब आते हैं परमेय बहुपद के प्रभाव क्षेत्र में। अगर परमेय बहुपद दिया है तो प्रभाव क्षेत्र किस तरह निकालेंगे, ठीक है। परमेय बहुपद का ये बहुत आसान है, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। परमेय बहुपद का प्रभाव क्षेत्र, परमेय बहुपद होता क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये 2 बहुपदों का अनुपात होता है। इनकी घातें कुछ भी हों, लेकिन अंश हर में 2 बहुपद होंगी, उनका अनुपात होगा, ठीक है। तो परमेय बहुपद का मतलब है 2 बहुपदों का अनुपात। इसका मान हमेशा होगा इस रूप का, 2 बहुपदों का अनुपात, इसे परमेय बहुपद बोलते हैं। मतलब बहुपद बटे बहुपद, घातें इनकी कुछ भी हो सकती हैं दोनों बहुपदों की। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, x - 1 बटे x² + 1, x² + 1 बटे x² - 1, ये सारे परमेय बहुपद हैं। 3x² + 5x + 1 अपॉन x - 1, ये सभी परमेय बहुपद हैं। ऊपर बहुपद है और नीचे बहुपद है। तो इसका सिंपली ये है कि परमेय बहुपद का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना होता है कि जो बहुपद हर में दिया है वो हर देखना होता है कि हर वाला बहुपद कहाँ 0 हो रहा है। तो मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, फिर मैं इनके एग्जाम्पल भी समझा दूंगा। और परमेय बहुपद का प्रभाव क्षेत्र, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये बराबर होता है r - x, और कौन सा x, r में से x हटा देंगे और ऐसे x सच दैट x, जहाँ पे आपका हर x कहाँ से निकाले जाएंगे, जहाँ पे हर की वैल्यू 0 हो रही होगी। तो r में से x हट जाएगा और x वो होगा जहाँ पे हर का मान 0 हो रहा है। अगर कहीं पे हर 0 नहीं हो रहा है तो हर x की वैल्यू 0 होगी, तब कुछ नहीं हटेगा, तब प्रभाव क्षेत्र r हो जाएगा। अब मैं कुछ इस पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया है, उसको क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए ये है, इसमें पूछा था इसका प्रांत। तो देखिए
ये बहुपद दो घात के बहुपद दिए। अब हमें सिर्फ ये देखना होगा कि ये कहाँ पे जीरो हो रहा है हर। तो देखिए हर में हमें जो व्यंजक दिया है इसको जीरो करके हम देख लेते हैं, और आर में से वो मान हटा देंगे। और जो मान देखिए पर्टिकुलर वैल्यू दो मान जैसे लिखने हैं तो इनको रेंज में ना लिख के मझले ब्रैकेट में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ये चेक करूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कहाँ जीरो हो रहा है। तो जीरो जब हम करके इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ए को 4 आएंगे। तो ए को 4 को छोड़कर इसका प्रवाह छेद आर हो जाएगा। तो देखिए यहीं पे इन्होंने आंसर दिया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस 1,4, और यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगाएंगे, ध्यान देंगे। अगर आपने छोटा वाला लगा दिया या बड़ा लगा दिया तो वो रेंज को वो शो करेगा ए को 4 के बीच के सभी मान। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू लिखनी है, तो ये मझला ब्रैकेट हमेशा यूज होता है पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। पर्टिकुलर वैल्यू मतलब ए को 4 दो वैल्यू, तो ये मझली ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें 2-3 वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब और ये एक फलन का क्वेश्चन और है, फिर मैं परमेय बहुपद क्वेश्चन में आता हूँ। देखिए फलन f(x) बराबर 2 - 3x का डोमेन x तो दिया है r, और कह रहा x > 0 का परसर ज्ञात कीजिए। f(x) बराबर x बिलोंग्स टू रियल, तब f(x) का परसर वैसे तो अगर x पॉजिटिव कर देगा तब परसर इसका माइनस अनंत से अनंत नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, x बिलोंग्स टू r पर परसर ज्ञात करिए, तब परसर इसका जरूर माइनस अनंत से अनंत r हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर कोई भी सरल रेखा है तो देखिए सरल रेखा का ग्राफ जो बनता है वो जैसे 2 - 3x है, तो ये लगभग इस तरह बनेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्लस अनंत जाएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस अनंत जाएगी, तो यहाँ प्रभाव क्षेत्र इसका r हो जाएगा। इसकी जनरलाइजेशन में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल देखिए लिखे थे परमेय बहुपद में, जैसे ये लिखे हुए हैं। इनके भी अगर हम प्रभाव क्षेत्र पूछें आपसे, मान लीजिए आ जाए कि f(x) = x - 1/x² + 1 का प्रभाव क्षेत्र बताइए। तो देखिए ध्यान से, ये हर वाला व्यंजक ये है, ये देखते हैं कहाँ जीरो हो रहा है। तो ये तो आपका कहीं जीरो नहीं होगा रियल नंबर पे। देखिए x² + 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो r में से कुछ नहीं घटेगा, तो इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा r, अभी भी r ही रहेगा। अगला है x² + 1/x² - 1। इसमें पूछा जाए तो r में से क्या क्या हट जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है, तो x² - 1 जीरो करके x की दो वैल्यू मिलेंगी +-1, तो r में से +1 हट जाएगा एंड -1 हट जाएगा, तो इसे मझली ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे। तो ये आपका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा। इसमें भी आपको मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। तो और अपन जैसे ये है एक एग्जाम्पल x² - 3x² + 5x + 1 अपॉन x - 1, इसमें r में से क्या हट जाएगा, x = 1, सिर्फ एक मान हटेगा, तो इसका प्रभाव क्षेत्र r- और मझली ब्रैकेट में सिर्फ 1 आ जाएगा। तो जहाँ जीरो हो रहा है वो हट जाएंगे, ठीक है। तो ये आप इतना समझ गए होंगे। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। कह रहा 11 रेडियन को डिग्री में बदलो, तो ये 630 डिग्री, ये बदल के आप चेक कर लेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1/2 रेडियन का केंद्रीय कोण परिधि पर 1.5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। तो इसमें सीधे सूत्र लगा दीजिए, कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या का। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटी त्रिज्या, और सब कुछ रेडियन में इसमें रखना है। तो देखिए कोण की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1/2 रेडियन, चाप कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या r मान लीजिए, अब त्रिज्या गुणा करेंगे तो r यहाँ से आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे पूछा कोण बराबर चाप बटी त्रिज्या से, ठीक है। अब अगले में पूछ रहा है 2 cos 22 सही 1/2 अंश और 67 सही 1/2 अंश, ये दो वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो आपका 45/2 हो गया, 2 cos इतना, और ये हो गया आपका 67, ये आपका हो गया 135/2, यानी 45/2 और 135/2, इनका पूरे का मान पूछा है इकट्ठा। तो चलिए 2 cos cos भी बना के भी कर सकते हैं, वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। ये आपका कितना है 45/2, तो फाइनली हो जाएगा 2 cos 45 अंश/2, और ये हो जाएगा * cos 135 अंश/2, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1/√2 आ रही है। तो चलिए इसकी वैल्यू अगले पेज में सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ लगा लेते हैं 2 cos 45/2 * cos 135 अंश/2, तो 2 cos cos b में लगा देता हूँ, ठीक है। 2 cos cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a + b, 2 ये पूरा a माना जाएगा और ये पूरा b, तो cos a + b + cos a - b, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो a प्लस बी जब दोनों ऐड करोगे तो ये 145 और 45 प्लस 135 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 और 5 5 10 4 3 7 1 8, और ये आपका इधर हुआ 180/2 यानी कॉस 180/2 यानी 90, और दूसरा आएगा कॉस, ये माइनस में आएगा तो माइनस में कॉस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 90/2 हो जाएगा सिंपली। तो ये तो कॉस 90 बनेगा, तो कॉस 90 0, और ये आएगा कॉस 45। तो सिंपली कॉस 45 का मान रखना पड़ेगा, और ये कितना होता है 1/√। तो 2 cos A cos B से इसकी वैल्यू आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे क्योंकि ये नए लेवल के क्वेश्चन हैं, इनसे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 tan 420 अंश माइनस साइन 390 अंश, इसकी वैल्यू पूछिए। tan 420 अंश और साइन 390 अंश, तो देखिए हमें वैल्यू पूछी गई है 3 tan 420 अंश और माइनस साइन 390 अंश। तो चलिए इनको पहले तोड़ लेते हैं। 3 tan, ये 360 में कितना ऐड होगा, देखिए 360 प्लस 360 में अगर 40 छोड़ते हैं तो ये 60 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 360 प्लस 60, और ये 390 हो जाएगा आपका साइन 360 प्लस 30। तो सिंपली 360 के टर्म्स में 360 का मतलब क्या हो जाएगा 2π, मतलब एक चक्कर हो जाएगा। ठीक है, एक चक्कर के बाद फिर वही वैल्यू मिल जाती है, तो 360 प्लस 60, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम पहले चक्कर में आ जाएंगे, 360 में 2 चक्कर हो जाएंगे, तो ये सीधे सीधे tan 60 के बराबर हो जाएगा, और ये आपका साइन 30 के बराबर हो जाएगा। tan 60 का मान क्या होता है √3, और साइन 30 का मान 1/2। अब एलसीएम लेके चाहें तो लिख दें, या 3√2 माइनस हाफ ऐसे लिख दें, और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6√3 माइनस 1/2, जो शायद इन्होंने दिया हुआ है। देखिए ये दिया। अब पूछ रहा है cos x का परसर। इनफैक्ट cos x हो या sin x हो, दोनों का परसर होता है -1 से 1 दिया हुआ है यहाँ पे, और sin x का भी परसर अगर पूछता तो यही होता है। cos x sin x का परसर यही है दोनों का, और tan का पूछता है तो माइनस अनंत से अनंत, सब मान लीजिए। tan x का परसर पूछे तो r होता है माइनस अनंत से अनंत। ठीक है, साइन 15 अंश का मान पूछ रहा है, यानी इसको हम आधा करके भी निकाल सकते हैं, और या साइन 2a वाले से भी कर सकते हैं। ठीक है, या a-b वाले से भी कर सकते हैं। तो साइन 15 का छोटा तरीका जो होगा वो हम इस कॉस वाले से लगा लेते हैं। देखिए कॉस 30 को हम तोड़े साइन 2 के हिसाब से, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 15, ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके से किया जा सकता है। और कॉस 30 होता है √3/2, 1 - 2 sin स्क्वायर 15, रूट लेना पड़ेगा यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे यहाँ पे, तो 2 sin स्क्वायर 15 आ जाएगा, 1 - √3/2। फिर एलसीएम लेके 2 से डिवाइड करके पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर है अभी फिलहाल, तो पहले तो वैल्यू आपकी sin स्क्वायर 15 की अगर निकालेंगे तो 2 - 3/4। अब हम यहाँ पे sin 15 निकालेंगे तो 2 - √3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, या आप 45 - 30 से भी निकालने चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला है sin 50, sin 70, sin 10, इसका मान। तो देखिए साइन और कॉस में 90 का अंतर होता है। इन जनरल क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू साइन कॉस 90 - थीटा, या हम कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू साइन 90 - थीटा। अब हम इनमें जो भी थीटा रखना चाहें यहाँ से कई रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे थीटा बराबर 10 रखें, यहाँ पे थीटा 10 रखेंगे तो साइन 10 बराबर हो जाएगा cos 80, साइन 10 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो साइन 10 बराबर cos 80, cos 10 बराबर साइन 80, तो 90 से घटा के लिख सकते हैं हमेशा। तो इस आधार पर हम इसे बदल सकते हैं, या हम यहाँ पे sin 50, sin 70, sin 10, अगर हम किसी को बदलते भी हैं यहाँ तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं sin 40, इसको लिख सकते हैं cos 20 और इसको sin 10। तो अभी तो फिलहाल कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम यहाँ पे sin C - sin D लगा सकते हैं, इन दो में लगा सकते हैं, या इन दो में किसी में भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले और तीसरे में लगा देता हूँ। ठीक है, 70 को एज इट इज रखूँगा फिलहाल। तो sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10, हमें इसका मान निकालना है।
चलिए, तो यहाँ पे मैं इसमें और इसमें लगाता हूँ साइन सी। मैं इनको पहले मैं 5 लिख लेता हूँ। देखिए साइन 50 अंश प्लस साइन 10 अंश और माइनस साइन 70 अंश। अब मैं साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगा सकता हूँ। तो देखिए ये आपका, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ इसे, साइन 50 अंश प्लस साइन 10 अंश और माइनस साइन 70 अंश। अब मैं इसमें लगाना चाह रहा हूँ साइन सी प्लस साइन डी। तो देखिए ये सी का काम करेगा और ये डी का काम करेगा। क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करिए, 2 का भाग दीजिए तो ये 30 आएगा। और इनटू साइन इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 2 का भाग दीजिए तो 40, फिर ये बचेगा 20, कॉस में 20 बचेगा और माइनस साइन 70। तो चलिए यहाँ लिखता हूँ। तो ये था आपका 2 साइन 30 अंश साइन आया था कॉस 20 अंश और माइनस था यहाँ पे साइन 70 अंश। ठीक है, तो साइन 30 और 1/2 तो ये तो कट जाएगा। ये बचा कॉस 20 माइनस साइन 70। कॉस 20 और साइन 70 बराबर होते हैं, तो ये कट के क्या हो जाएंगे? 0। कॉस 20 अंश और माइनस साइन 70 अंश। कॉस 20 माइनस साइन 70, तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये कट के आपका हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, अब अगला है 10 पाई बाई 8 की वैल्यू। तो हमें बेसिकली 10 पाई बाई 4 का हाफ करना है। तो इसमें तो मैं आपको सबसे छोटा तरीका ही बताऊंगा कि एक जो आइडेंटिटी होती है, देखिए 10x इक्वल टू होता है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। देखिए इसको मैं सॉल्व करूं, पहले तो इसे आप याद रखेंगे और रिलेशन मैं इसको सॉल्व भी करके आपको दिखा देता हूं। राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं आइडेंटिटी को, यानी साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। इसको सॉल्व करता हूं तो 2 साइन x इंटू कॉस x और नीचे 1 हटाएंगे तो 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 1 कटेगा, फिर एक 2 से 2 भी कटेगा। देखिए 2 साइन x कॉस x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 और एक कॉस कटेगा, तो ये फाइनली बचेगा 10x। तो यहाँ से देखिए 10x के बराबर है। इसी तरह अगर उल्टा लिख देंगे तो ये आइडेंटिटी ये भी बनती है, cot x इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। अब हमें इस आधार पर 10 पाई बाई 8 आसानी से मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक भी हमें नहीं बनानी पड़ेगी। तो देखिए अब हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि 10x इक्वल टू होता है साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब मैं x इक्वल टू रखता हूँ सीधे सीधे पाई बाई 8 इसी आइडेंटिटी में बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा देखिए 10 पाई बाई 8 इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 8 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाई 8। मैंने x जगह पर रखा है तो 10 पाई बाई 8 मुझे फाइंड ही करना है, और साइन 2 इंटू पाई बाई 8 तो ये 2 से 4 बार कट जाएगा, तो साइन 4 पाई बाई 4 बचेगा, उसका मान 1/√2 और नीचे कॉस पाई बाई 4 बचेगा, इसका मान भी 1/√2। अब एलसीएम लीजिए तो एक √2 ऊपर जाएगा तो √2 कट जाएगा, ये तो बटे में √2 प्लस 1।
अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए √2 - 1 से, तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेसिकली देखिए ये एक बन जाएगा, तो ये √2 - 1 आपका आ जाएगा। ये √2 + 1 इंटू √2 - 1 का गुणा करिए, ये आपका एक ही आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है। अगले इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफ़ी कराए हैं। देखिए इसमें tan 3x दिया है 3/4, x है आपका पाई से 3/4 के बीच में, और cos xy पूछा है। ये आंसर आपका गड़बड़ दिया है इसमें, मैं इसको कर देता हूँ। cos xy2 पूछा है, ठीक है, तो देख लीजिए इसको। तो tan x = गिवन है 3/4, और x ग्रेटर देन दिया है पाई और लेस देन 3π/2, ये x है, और cos xy2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सब कुछ ध्यान देना होता है क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें साइन को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो tan x गिवन है, और थर्ड क्वाड्रेंट है। देखिए पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आप भली बात ही जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो tan है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव दिया हुई है। अब cos xy2 है, तो यहाँ पे देखिए x दिया है, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है xy2, तो पहले हम xy2 एंगल भी देख लेंगे क्या होगा। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा π/2, और इधर हो जाएगा 3π/4। तो π/2 से 3π/4 अगर ये देखें हम, तो π/2 से 3π/4 ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका लगभग ये। ठीक है, π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा, तो ऑब्वियसली ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो cos xy2 आपका दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव। तो हमें ये पहले से क्लियर जरूर कर लेना है कि जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि xy2 किस चतुर्थांश में है, दूसरे में। यहाँ से पता चल रहा है कि ये दूसरा चतुर्थांश है, और जो दूसरे चतुर्थांश में क्या ऑपरेट है, cos xy2, यानी दूसरे चतुर्थांश में cos xy2 के लिए हमें बताना है। तो cos xy2 की वैल्यू नेगेटिव आनी है, और हमें ये पहले से पता हुआ। चलिए अब मैं वैल्यू ये निकाल लेता हूँ। तो देखिए tan x दिया है tan x बराबर दिया 3/4, तो यहाँ से ट्रायंगल बना लेते हैं, बाकी वैल्यू भी आ जाएंगी। ये x है, और x तो आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है, इसमें कोई शक नहीं है। तो तीसरे में tan धन और sin cos नेगेटिव होती है, तो ये लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना आएगा 5। तो यहाँ से sin x आ जाएगा लंब बटे कर्ण 3/5, वो भी नेगेटिव, और cos x आ जाएगा आधार बटे कर्ण, वो भी नेगेटिव। तो sin x की वैल्यू आएगी -3/5, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, नेगेटिव, और cos x भी आएगा -4/5। तो वो आंसर जो उन्होंने दिया था वो cos x का है, cos xy2 का नहीं। अब cos xy2 हम यहाँ से फिर निकालेंगे। तो देखिए cos x = होता है 2 cos स्क्वायर xy2 - 1। cos स्क्वायर xy2 से हम जब वर्गमूल लेंगे तो cos xy2 की हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ये हम पहले से पता करेंगे, और ये आपको हमेशा पहले से ज़रूर पता कर लेना। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू रखूँगा। तो देखिए cos x = 2 cos स्क्वायर xy2 - 1। तो cos x हम निकाले हैं -4/5, यहाँ पर रख देंगे। तो 2 cos स्क्वायर xy2। अब यहाँ से मैं cos xy2 की वैल्यू फाइंड करूँगा, 1 इधर आएगा, तो ये बचेगा आपका 1/5, 2 cos स्क्वायर xy2। अब 2 को भी नीचे ले आइए, तो 1/10 = cos स्क्वायर xy2। तो cos xy2 प्लस माइनस में 2 वैल्यू देगा, लेकिन फाइनल आंसर होगा -1/√10। ये आपका cos xy2 की वैल्यू आएगी -1/√10, यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी इसकी। चलिए कह रहा है sin 165 अंश का मान sin 3x के सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। चलिए sin 3x का मान क्या होता है, बस यहाँ पे वो sin 3θ का सूत्र आपसे पूछना चाह रहा है। sin 3θ होता है 3 sin θ - 4 sin cube θ। थीटा की जगह मैंने x लिख लिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले से कह रहा था
कि साइन 135 निकालो, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं इसमें x इक्वल टू रख दूंगा 4/5, क्योंकि 4/5 इंटू 3 करूँगा तो साइन 135 बन जाएगा। तो x बराबर 45 बोथ साइड में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 135 अंश इक्वल टू, और इधर आएगा 3 साइन 45 माइनस 4 साइन क्यूब 45। साइन 45 क्या होता है 1/√2, और कॉस क्यूब 45 होगा 1/2 और 1/√2। ये किस तरह लिखा है मैंने, पहले तो आप साइन क्यूब यानी 1/√2 का जब आप क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब आएगा 1/2√2, वही मैंने लिखा है। ये 2 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 3/2√2 में से 2/√2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/√2, ये प्लस में वैल्यू बचेगी, ठीक है। यही दिया हुआ है। इसका आंसर तो गलत था, इसका था आपका -1/√10, ठीक है। चलिए आगे, कॉसेक -1410 अंश, इसका मान पूछा है। ये भी आपकी किताब क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसको साइन बदल लीजिए, कॉस से समस्या रहती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ। पहले तो चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, कॉसेक -1410 अंश 1/साइन, और माइनस बाहर निकाल लूँगा साइन बदल की, तो माइनस साइन 1410 अंश। अब 1410 में देखिए कितने चक्कर हो गए, तो पहले 360 का भाग दे लेते हैं इसमें, 360 यानी 36 का भाग दे लेते हैं 141 में, तो 4 बार अगर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 4